हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 12 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। अध्याय 12। दूसरी वर्षा भी आधी से ज़्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहलिया के वितरांत गुप्त ही रखा। जब मुंशी जी पूछते वहाँ बात क्या कर आए, आखिर यशोदानंदन को विवाह करना है या नहीं। ना आते हैं, ना चिट्ठी पत्री भेज लिखते हैं। अजीब आदमी है। ना करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करे। खामखा झमेले में फंसा रखा है तो चक्रधर कुछ इधर उधर के बातें करके टाल जाते। उधर यशोदानंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं। अगर तुम्हें उनसे शर्म आती है तो मैं आकर कहूँ। आखिर किस तरह कब तक समय टालोगे। अहलिया तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह ना करेगी, यह मानी हुई बात है। फिर उसे वियोग के व्यर्थ क्यों कष्ट देते हो। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी कुछ नहीं, यही लिखते थे कि मैं खुद फिक्र में हूँ। जय ही मौका मिला जय करूँगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ साथ उसके सौभाग्य भी सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। अब वह अपने घर ही शहर के किसी राय के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे। अब इस बात की जरूरत ना होगी कि लड़की के पिता से विवाह का खर्च मांगा जाए। अब वह मनमाना दहेज ले सकते थे और धूमधाम से बारात निकाल सकते थे। राजा साहब जरूर उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुंशी यशोदानंदन को वचन दे चुके थे, इसीलिए उसमें एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उसकी तरफ से जरा भी विलम्ब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूँ ये निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंदन भी कुछ उल जुलूल आदमी है। अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। क्या समझते हैं मैं गरजू हूँ। चक्रधर उसकी तरफ से तो देर नहीं है। वह तो मेरे खत का इंतजार कर रहे हैं। वर्जन मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पसोपेश हो तो उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उन्हें अधिकार है, जहाँ चाहे करे। यहाँ सैकड़ों आदमी मुँह खोले हुए हैं। उस वक्त की जो बात थी वह अब में नहीं है। तुम आज उन्हें खत लिख दो कि इस शादी के जल्दी करा दे या कहीं और बातचीत करें। उन्हें समझता क्या हूँ। तुम देखोगे कि उनके जैसे आदमी इसके द्वार पर नाक लगेंगे। आदमी को बिगड़ते देर लगती है, बनते देर नहीं लगती। ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर धूमधाम से तहसीलदारी करूँगा। चक्रधर ने देखा कि अब अवसर आ गया है। इस वक्त चूके तो फिर अब न जाने कब अच्छा मौका मिले। आज निश्चय ही कर लेना चाहिए। बोले, उन्हें तो कोई पासोपेश नहीं। पासोपेश जो कुछ होगा आप ही के तरफ से होगा। बात यह है कि कन्या मुंशी यशोदानंदन की पुत्री नहीं, वर्जधर पुत्री नहीं है। वह तो लड़की ही बताते थे। तुम्हारे सामने की तो बात है। खैर, पुत्री ना होगी, भतीजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। जब लड़की तुम्हें पसंद है तो अच्छा दहेज दे सकते हैं, तो मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली है। अब उनकी उम्र 34 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई। घर लाकर पाला पढ़ाया दिखाया। वर्जधर स्त्री से कितना दगाबाज आदमी है। क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला। मुंशी चक्रधर, जी नहीं। मुंशी जी का उसका पता लगाने की चेष्टा की, पर कोई फल ना निकला। वर्जधर, अच्छा तो यह किस्सा है। वह झूठ आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, जो लोग मीठी बातें करते हैं उसके पेट में छुरी छिपी रहती है। न जाने किस जाति की लड़की है। क्या ठिकाना, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है बस। वर्जधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ। तुम्ही ने इतने दिन नेक नामी के साथ तहसीलदार नहीं की है। मैं खुद जानता हूँ मैंने धोखेबाज के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दावत लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को खत लिख दूं। बिरादरी का वास्ता न हो तो हर जाने का दावा कर देता। चक्रधर अख्तर मुंह और संकोच रूट कंठ से बोले, तो वचन दे आया हूँ। निर्मला, चल झूठा कहीं का, मेरी कसम। चक्रधर, सच अम्मा, तुम्हारे सिर की कसम। ब्रजधर,
तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है, फिर मुझसे क्या सलाह पूछते हो? आखिर विद्वान हो, बालिक हो, अपना बुरा भला सोच सकते हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या? लेकिन तुमने लाख एमए पास कर लिया हो, वह तजुर्बा कहाँ से लाओगे जो मुझे है? रीझ गए। मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज़ यह शादी ना करने दूंगा। चक्रधर, अगर और लोग भी यही सोचने लगे तो सोचिए उस बालिका की क्या दशा होगी। ब्रजधर, तुम कोई शहर के काजी हो, तुमसे मतलब बहुत होगा, जहर खा लेंगे। तुम्ही को उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र क्यों है? सारा देश तो पड़ा हुआ है। चक्रधर, अगर दूसरों को अपना कर्तव्य का विचार ना हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी अपने कर्तव्य का विचार करूं। ब्रजधर, कैसी बेतुकी बातें करते हो जी। जिस लड़की के माँ बाप का पता नहीं, उससे विवाह करने का खानदान का नाम डुबाओगे? ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही दोनों उसमें मुख्य वस्तु है। इसके सिवा और सभी बातें गौण हैं। ब्रजधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत सवार हुआ है? एकाएक यह क्यों काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी आप सबसे बड़ी अभिलाषा यही तो है कि आप लोग की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करूं। लेकिन सिद्धांत में विषय में मजबूर हूं। ब्रजधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुख में कालिख लगाना चाहते हो, मगर याद रखो तुमने यह विवाह किया तो अच्छा ना होगा। ईश्वर वह दिन ना लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगाते देखूं। चक्रधर, मेरा भी यही निश्चय है कि मैं कहीं विवाह ना करूंगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले गए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उसके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबाना नहीं चाहता, लेकिन उससे अलग रहने और बुढ़ापा में उन्हें इतना सारा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर ने यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्याप्त अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन यह असंभव है कहीं और विवाह कर लूँ। जिस तरह आपकी इच्छा से विवाह करके माता पिता को दुखी करने की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह इसकी इच्छा के विवाह करके मैं अपना जीवन व्यतीत करने की कल्पना नहीं कर सकता। यह असहाय है। इसके बाद उन्होंने दूसरी पत्र अहिल्या के नाम लिखा। यह काम इतना आसान न था। प्रेम पत्र की रचना कविता की रचना से कहीं कठिन होती है। कभी चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार की धार पर। 3 बजे कहीं जाकर चक्रधर का यह पूरा पत्र समाप्त हुआ। उसके अंतिम शब्द ये थे, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसे कोई और बेटा हो सकता है। उसकी सेवा में अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा का स्वाधीनता के विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में जरा भी संकोच ना होगा। अगर मुझे यह भय ना होता कि माता पिता जी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देंगे तो और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं यह असहाय यातना ना सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतनी ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। दोनों पत्रों को डाकघर में डालते हुए वो मनोरमा को पढ़ाने चले गए। मनोरमा बोली, आज आप बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन देखिए मैं आपको तैयारी मिली। मैं जानती थी आप आ रहे होंगे। सच? चक्रधर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ? मनोरमा, यह ना बताऊंगी, किंतु मैं जान गई थी। अच्छा कहिए तो आपके विषय में कुछ और बताऊं? आज आप किसी न किसी बात पर रोए हैं, बतलाइए सच है या नहीं? चक्रधर ने चेपते हुए कहा, छोटी बात है, मैं क्यों रोता, कोई बालक हूँ? मनोरमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बाबूजी, कभी कभी आप बड़ी मौलिक बात कहते हैं। क्या रोना और हंसना बालकों के लिए है, जवान और बूढ़े नहीं रोते? चक्रधर पर उदासी छा गई। हंसने और विलप चेष्टा करके बोले, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करूं? वह मैं ना करूंगा। मनोरमा, अन्याय की बात दूसरी है, लेकिन आपकी आंखें कह देती है कि अगर आप रोएं, अभी आपकी यह विधा नहीं पढ़ी, तो हंसी को रोने का और कोई हंसी का रूप दे सकती है। चक्रधर, क्या आजकल तुम उस विद्या का वास कर रही हो? मनोरमा, कर तो नहीं रही हूँ, पर करना चाहती हूँ। चक्रधर, नहीं मनोरमा, तुम ये विद्या नहीं सीखना। मुलम्मे की जरूरत सोने को नहीं होती।
मनोरमा होती है, बाबूजी होते हैं, इससे सोने का मूल्य चाहे ना बढ़े पर चमक बढ़ जाती है। अपने महारानी की तीर्थयात्रा का हाल तो सुना ही होगा। अच्छा बताइए, आप इस रहस्य को समझते हैं? चक्रधर, क्या इसमें भी कोई रहस्य है? मनोरमा, नहीं, और नहीं तो क्या, मैं परसों रात को बड़ी देर तक वहीं थी। हर्षपुर के राजकुमार आए हुए थे, उन्हीं के साथ गई थी। चक्रधर, खैर होगा, तुमने क्या काम किया है, लाओ देखूं। मनोरमा, एक छोटा सा लेख लिखा है, पर आपको दिखाते शर्म आती है। चक्रधर, तुम्हारे लेख बहुत अच्छे होते हैं, शर्म की क्या बात है। मनोरमा ने सुलकुचाते हुए अपना लेख उसके सामने रख दिया और वहाँ से उठ चली गई। चक्रधर ने लेख पढ़ा तो दंग रह गए। विषय में था ऐश्वर्य के सुख। वे क्या है? काल पर विजय, लोकमत पर विजय, आत्मा पर विजय। लेख में इन्हीं तीनों अंगों के विस्तार के साथ व्याख्या की गई थी। चक्रधर उन विचारों की मौलिकता पर मुग्ध हो गए, पर इसके साथ ही उनके स्वतंत्रता पर खेद भी हुआ। ये भाव किसी व्यंग में तो उपयुक्त हो ही सकते थे, लेकिन एक विचारपूर्ण निबंध में शोभा न देते थे। उन्होंने लेख समाप्त करके रखा ही था कि मनोरमा लौट आई और बोली, हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, इस लेख के विषय में कुछ न पूछिएगा। मैं इसी के भय से चली गई थी। चक्रधर, पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ना पूछूंगा। केवल इतना बता दो कि ये विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं? ऐश्वर्य का सुख, विहार और विलास तो नहीं? यह तो ऐश्वर्य का दुरुपयोग है, यह तो व्यंग मालूम होता है। मनोरमा, आप जो समझिए। चक्रधर, तुमने क्या समझकर लिखा है? मनोरमा, जो कुछ आंखें देखा वही लिखा। यह कहकर मनोरमा ने वह लेख उठा लिया और तुरंत फाड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। चक्रधर हाँ हाँ करते रह गए। जब वह अपनी जगह में आकर बैठी तो चक्रधर ने गंभीर स्वर से पूछा, तुम्हारे मन में एक कुत्सित विचार का स्थान पाता देखकर मुझे दुख होता है। मनोरमा ने सजल नेत्र होकर कहा, मैं ऐसा लेख ना लिखूंगी। चक्रधर, लिखने की तो बात नहीं, तुम्हारे मन में ऐसे भाव आने ही नहीं चाहिए। काल पर हम विजय पाते हैं, लेकिन सुकीर्ति से, यज्ञ से, व्रत से। परोपकार ही अमर तत्व प्रदान करता है। काल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं कि कर्मित साधनों का भोग विलास में प्रवृत्त हो, बुद्ध होकर जवान बनने का सौपन देखे और अपनी आत्मा को धोखा दे। लोकमत पर विजय पाने का अर्थ है अपने सद्विचारों और सत्कर्मों से जनता का आदर और सम्मान प्राप्त करना। आत्मा पर विजय पाने का आश्रय निश्चलता और विषय वासना नहीं, बल्कि इच्छाओं का दमन करना और कुवृत्ति को रोकना है। यह मैं नहीं कहता कि तुमने जो लिखा है यह यथार्थ नहीं है। उनकी नंग यथार्थता ही ने उसको इतना घृणित बना दिया है। यथार्थ के रूप अत्यंत भयानक होता है। अगर हम यथार्थ को ही आदर्श मान ले तो संसार नरक के तुल पर हो जाए। हमारी दृष्टि मन की दुर्बलता पर पड़नी चाहिए, बल्कि दुर्बलताओं में भी सत्य और सुंदरता की खोज करनी चाहिए। दुर्बलता की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वयं इतनी बलवती है कि उसे उधर ढकेलने की जरूरत नहीं। ऐश्वर्य का एक सुख और भी है, जिसे तुमने न जाने क्यों छोड़ दिया। जानती हो वह क्या है? मनोरमा, अब उसकी और व्याख्या करके मुझे लज्जित ना कीजिए। चक्रधर, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए बताता हूँ। तुम्हारी बातों को भूल जाना है। ऐश्वर्य पाते ही हमें अपना पूरा जीवन विस्मय हो जाता है। हम अपने पुराने चलियों को नहीं पहचानते, ऐसे भूल जाते हैं मानो कभी देखा ही ना हो। मरे जितने धनी मित्र हैं वे मुझे भूल गए हैं। कभी सलाम करता हूँ तो कभी हाथ तक नहीं उठाते। ऐश्वर्य का यह एक खास लक्षण है। कौन कह सकता है कि कुछ दिनों के बाद तुम ही मुझे न भूल जाओ? मनोरमा, मैं आपको भूल जाऊंगी? असंभव है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पूर्व जन्म में मेरा और आपका किसी न किसी रूप में साथ था। पहले तो दिन से मुझे आपसे इतनी श्रद्धा हो गई, मानो पुराना परिचय हो। मैं जब किसी बात सोचती हूँ तो आप उसमें अवश्य पहुँच जाते हैं। अगर ऐसा ऐश्वर्य पाकर आपको भूल जाने की संभावना हो तो आपकी ओर आंख उठाकर भी ना देखूंगी। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, जब हृदय यही रहे तब तो मनोरमा यही रहेगा। देख लीजिएगा, मैं मरकर भी आपको नहीं भूल सकती।
इतने में ठाकुर हरिसेवक आकर बैठ गए। आज वह बहुत प्रसन्नचित्त मालूम होते थे। अभी थोड़ी ही देर पहले राजभवन से लौटकर आए थे। रात को नशा जमाने का अवसर ना मिला था, उसकी कसर इस वक्त पूरी कर ली थी। आंखें चढ़ी हुई थी। चक्रधर ने बोली, आपने काल महाराजा साहब का यहाँ उत्सव का प्रबंध जितना सुंदरता से किया, उसमें के लिए आपको बधाई देता हूँ। आप ना होते तो सारा खेल बिगड़ जाता। महाराजा साहब बड़े आदर हैं, उदार हैं। अब तक मैं उसके विषय में कुछ ना कुछ समझे हुए था। कल उसकी उदारता और सजनता से मेरा संदेह दूर हो कर दिया। आपसे तो बिल्कुल मित्रों सा ही बर्ताव करते हैं। चक्रधर, जी हाँ, अभी तक तो उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। हरिसेवक महाराज का एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत तो पड़ेगी ही। आप कोशिश करें हो तो आपको अवश्य ही वो जगह मिल जाएगी। आप घर के आदमी हैं, आपके जाने से बड़ा इंतजाम हो जाएगा। एक सेक्रेटरी के बगैर महाराजा साहब का कार्य नहीं चल सकता। कहिए तो जिक्र करो। चक्रधर, जी नहीं, अभी तो मेरा इरादा कोई अस्थायी नौकरी करने का नहीं है। दूसरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस काम को संभाल सकूंगा। हरिसेवक, अजी काम करने से सब आ जाता है और उस आपकी योग्यता मेरे सामने है। मनोरमा को पढ़ाने के लिए कितने ही मास्टर आए, कोई भी 2-4 महीने से ज़्यादा ना ठहरा। अब जब भी आए हैं इतने बहुत खासी तरक्की कर ली है। मैं अब तक आपकी तरक्की नहीं देख सका, इसका मुझे खेद है। इस महीने से आपको 50 रुपये महीने मिलेंगे। यथापि मैं इसे भी आपकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए बहुत कम समझता हूँ। लौंगी देवी भी आ पहुँची। कहीं बदी बात थी? ठाकुर साहब का समर्थन करके बोली, देवता रूप है, देवता रूप। इन्हें देखकर भूख प्यास बंद हो जाती है। हरिसेवक, तो तुम इन्हीं को देख लिया करो, खाने की कष्ट ना उठाना पड़े। लौंगी, मेरे ऐसे भाग कहाँ? क्यों बेटा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? चक्रधर, जितना आप देते हैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। लौंगी, इसी से शादी विवाह नहीं करते? आपका लाला ब्रजधर आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, लड़के को कब तक छूटा रखोगे? हरिसेवक, शादी यह खुद ही नहीं करते, यह बेचारे क्या करें? यह स्वाधीन रहना चाहते हैं। लौंगी, तो कोई रोजगार क्यों नहीं कर लेते बेटा? चक्रधर, अभी इस चरखे में नहीं पड़ना चाहता। हरिसेवक, यह और ही विचार के आदमी हैं, माया फांस में नहीं पड़ना चाहते। लौंगी, धन्य है बेटा, धन्य है, तुम सच्चे साधु हो। तुम इस तरह बातें करके ठाकुर साहब अंदर चले गए। लौंगी भी उसके पीछे पीछे चली गई। मनोरमा सिर झुकाए दोनों प्राणियों की बातें सुन रही थी और कोई शंका से उसके दिल काँप रहा था। किसी आदमी के स्वभाव के विपरीत आचरण देखकर शंका होती है। आज दादाजी इतने उद्धार क्यों हो रहे हैं? आज तक इन्होंने किसी को पूरा वेतन नहीं दिया। तरक्की करने का जिक्र ही क्या, आज विनय और दया की मूर्ति क्यों बन जाते हैं? इसके अवश्य ही कोई रहस्य है। बाबूजी से कोई कपट लीला तो नहीं करना चाहते? जरूर यही बात है। कैसे ये सचेत कर दूँ? वह यही सोच रही थी कि गुरु सेवक कंधे पर बंदूक रखे भिखारी कपड़े पहने एक कमरे से निकल आए और बोले, कहिए महाशय, दादाजी तो आज आपसे बहुत प्रसन्न मालूम होते हैं। चक्रधर ने कहा, यह आपकी कृपया है। गुरु सेवक, कृपया के धोखे में ना रहिएगा, ऐसी कृपालु नहीं है। इसका मरा पानी भी नहीं मांगता। इस नायन ने उसे पूरा राक्षस बना दिया है। शर्म नहीं आती? आपसे कोई मतलब कराना चाहते हैं। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, लौंगी अम्मा से आपका मेल नहीं हुआ? गुरु सेवक, मेल? मैं उससे मेल करूंगा? मर जाए तो कंधा तक ना दूं। डायन है, लंका की डायन। उसके हथकड़ों से बचाते रहिएगा, वेतन कभी बाकी ना रखिएगा। दादाजी को तो इसने बुद्धू बना छोड़ा है। दादाजी जब किसी की शक्ति करते हैं तो तुरंत घाव में मरहम रखने पहुंच जाती है। आदमी धोखे में आकर समझता है ये दया और क्षमा की देवी है। वह क्या जाने कि यह आग लगाने वाली है और बुझाने वाली भी। इसके चरित्र समझने के लिए मनोविज्ञान के किसी बड़े पंडित की जरूरत है। चक्रधर ने आकाश की ओर देखा तो घटा घिस आई थी, पानी बरसा रहा था। उठकर बोले, आप इस विद्या में बहुत कुशल मालूम होते हैं। वह जब बाहर निकल गए तो गुरु सेवक ने मनोरमा से पूछा, आज दोनों इन्हें क्यों पढ़ा रहे थे? मनोरमा, कोई खास बात तो नहीं थी गुरु सेवक, यह महाशय भी बड़े हुए मालूम होते हैं। सरल जीवन वालों में बहुत घबराता हूँ। जिसे यह राग अपलौता देखा, समझ जाओ कि या तो
लिए अंगूर में खट्टे हैं या स्वांग रचकर कोई बड़ा शिकार मारना चाहता है। मनोरमा बाबूजी उन आदमियों में नहीं है। गुरु सेवक, तुम क्या जाने हो, ऐसे गुरु घंटालों में को मैं खूब पहचानता हूँ। मनोरमा, नहीं भाई साहब, बाबूजी के विषय में आप धोखा खा रहे हैं। दादाजी साहब इन्हें अपने प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मंजूर नहीं करते। गुरु सेवक, सच, उस जगह का वेतन तो 400-500 से कम ना होगा। मनोरमा, इससे क्या कम होगा? चाहे तो इन्हें अभी वह जगह मिल सकती है। राजा साहब इन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन यह कहते हैं मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ। यहाँ भी अपने घर वालों को बहुत दबाने से आते हैं। गुरु सेवक, मुझे वह मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। मनोरमा, मैं समझती हूँ इसका दुगुना वेतन मिले तो बाबूजी स्वीकार ना करेंगे। सोचिए कितना ऊंचा आदर्श है। गुरु सेवक, मुझे किसी भी तरह से वह जगह मिल जाती तो जिंदगी बड़े चैन से कटती। मनोरमा, अब गाँव में सुधार कीजिएगा। गुरु सेवक, वह भी करता रहूँगा, यह भी करता रहूँगा। राजमंत्री होकर प्रजा की सेवा करना जितना अवसर मिल सकता है उतना स्वाधीन रहकर नहीं। कोशिश करके देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कहते हुए वो कमरे में चले गए। मेघों की दल उमड़ा चला आता था। मनोरमा खिड़की के सामने खड़ी आकाश की ओर भयातुर नेत्रों से देख रही थी। अभी बाबूजी घर न पहुँचे होंगे, पानी आ गया तो जरूर भीग जाएंगे। मुझे चाहिए कि उन्हें रोक दे लेती। भैया ना आ जाते तो शायद वह अभी खुद ही बैठते। ईश्वर करे वह पहुँच गए हों।